एवरीवन, माय नेम इज ताशु एंड आप देख रहे हैं सोल स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं मीडिया एंड हिस्ट्री का चैप्टर 2। यूनिट 2 है, उसका चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं पहले ही। ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें बताया गया कि ब्रिटिश भारत में मतलब जो भारत में ब्रिटिशरों का जो कब्जा था उसमें प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी और जो एक्ट बनाए थे वो सब के बारे में बताया गया है। तो पहला टॉपिक है हमारा ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप। ठीक है, भारत में अन्य उद्योगों की तरह प्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रगति नहीं कर पाया। एक विदेशी और पुरातन सामाजिक व्यवस्था के दम घोटने वाले प्रभाव मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार थे। मतलब भारत में प्रेस उतना प्रभाव कैसे नहीं, मतलब उतना ग्रोथ नहीं कर पाया जितना संयुक्त राज्य अमेरिका में था। क्यों? क्योंकि जो उस पे एक्ट लगाए गए थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सेंसरशिप, उसको रोकने की कोशिश की गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे उसके बारे में। उस सब के चक्कर में जो है हमारा प्रेस इतना जो ग्रोथ नहीं कर पाया जितना और कंट्रीज में था। भारत में साक्षरता दर के औसत की कमी और अन्य बाधाओं के साथ साथ अखबारी कागज सेवा और संचार की आपूर्ति पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस के तेजी से विकास को रोक दिया। क्योंकि एक तो साक्षरता की भी दर कम थी, आपको पता है प्रेस जो है छपाई के माध्यम से होता है, पढ़े लिखे लोग ही जो है न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो थोड़ी की साक्षरता दर की कमी थी स्वतंत्रता के टाइम, सबको पता है। और दूसरा ये है कि जितना ब्रिटिशरों ने प्रतिबंध किया था वो भी दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के प्रसार के कारण नए नियम और दिशा निर्देश तैयार किए गए। भारत में ब्रिटिश इस बात को लेकर चिंतित थे कि नए समाचार पत्रों के भारत मालिक समाचार पत्र में किस तरह की सामग्री छापे। मतलब थोड़े ना ब्रिटिशर जो थे ना वो ऐसे मतलब डरे हुए थे कि अगर हमने इनको छूट दे दी पता नहीं क्या छाप देंगे और कैसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि पहले से इतने सारे जो विद्रोह है वो सब हो रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना एकदम जोर पे है, जोर पकड़ रही है प्रेस के चक्कर में ही, इन सब के चक्कर में। तो ब्रिटिश थोड़े डरे हुए थे, उन्हें डर था कि ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उद्दंड और विरोधी समाचार होगा। मतलब उन्हें यह डर लगा रहता था कि पता नहीं अगले दिन क्या छप के आ जाएगा, क्या उन्होंने ब्रिटिश सरकार के बारे में क्या छापा होगा जिससे कि विद्रोह भड़क जाए, वो सब था। उदार युग में प्रेस। 1820 के दशक में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत औपनिवेशिक सरकार की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। उदार युग मतलब जब प्रेस का जो है ना वो चीजें वो चेंज होने लगी। क्यों, कैसे चेंज हुई? क्योंकि इसमें आ गया ना वो आता है चार्टर अधिनियम आता है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश शासन, जो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी जो भारत में कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, पर उसने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था, ये सब आपको पता ही है। तो जब भारत में मतलब उस कंपनी ने कब्जा किया था तो कंपनी को बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। फिर उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन ने, उन्होंने कहा था अब हम वहां पर हम राज करेंगे, कंपनी राज नहीं करेगी। तो एक एक्ट आया था 1813 में, चार्टर अधिनियम, उसमें ये हुआ था। तो मतलब एक जो है ना प्रेस एकदम से चेंज हो गई थी, क्योंकि तब जब तक ब्रिटिश सरकार थी ना तब तक तो ये था उसमें कि जो प्रेस पे जो ना सेंसरशिप उन्होंने लगा रखी थी, मतलब उन्होंने थोड़े थोड़े प्रतिबंध कर रखे थे। पर एकदम से जब सरकार आई तो सरकार ने कहा कि नहीं, वैसे तो प्रेस पे ऐसे कोई सेंसरशिप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ये बोल दिया। तो इस चक्कर में वो जो है ना वो उनका उन्मूलन कर दिया, मतलब जितनी सेंसरशिप थी उनको खत्म कर दिया। वो उनको बाद में पता चला कि इसका काम क्या है और जैसे उनको भुगतना पड़ा, फिर उन्होंने आगे फिर वर्नाकुलर एक्ट और ये सब लगाया। तो फिर अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय और जेम्स बंकिमगम। ठीक है, ये दो वो है नेता, इन्होंने कैसे प्रेस की स्वतंत्रता पे अपना योगदान दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1820 के दशक में दो प्रभावशाली व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय और जेम्स बंकिंगम इस परिदृश्य में प्रकट हुए, मतलब ये सामने आए थे 1820 के दशक में। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉय और बंकिमगम दोनों अपने लोगों में सर्वाधिक समर्पित अनुयायियों को इकट्ठा करने और सबसे अधिक विरोध भड़काने में सक्षम थे। ये दोनों ना मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना को एकदम चरम सीमा पर ले जाने के लिए ना योगदान दिया था इन्होंने। क्योंकि जो लोग भी ज्यादा समर्पित अनुयायी थे ना, मतलब जो इनको लगता था कि हाँ राष्ट्रवाद की भावना में योगदान दे सकते हैं, जो एग्रेसिव लोग थे, मतलब जो चाहते थे कि हाँ हमें स्वतंत्रता चाहिए, उन लोगों को इकट्ठा करने में इनका ना सबसे बड़ा योगदान था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से निर्वासित किए जाने तक निडरता से अपने समाचार पत्र कलकत्ता जनरल का संपादक किया।
मतलब इन्होंने ना जब तक इनको मतलब इनका निर्वासित किए जाने का डर नहीं था। पहले ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, जो भी उनके विरुद्ध में कार्य कर रहा था ना, उनको निर्वासित कर देती थी। मतलब उनको ना इंग्लैंड भेज देती थी कि तुम इंग्लैंड में जाओ। वैसे जेल भी भेज देती थी, पर किसी-किसी को वो इंग्लैंड भी भेज देती थी। पर इनको डर नहीं था। जब तक इनको निर्वासित नहीं किया गया ना जेल में या इंग्लैंड में, जब तक इन्होंने बिल्कुल अपना काम जो है वो जारी रखा। रॉय ने सत्यता प्रसारित करने और अपने विचारों को खुली बहस की कसौटी पर कसने के लिए पत्रकारिताओं में कदम रखा। इन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा था। रॉय ने बहुत सारी पत्रिकाएं, इन्होंने समाचार पत्र ये सब प्रिंट करवाए थे। जेम्स बकिंघम अपने जीवन काल में प्रसिद्ध उपन्यासकार, लेखक और यात्री थे। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने गवर्नरों को और उनके कर्तव्यों की याद दिलाना, उनकी कमियों के लिए उन्हें फटकारना और सच्चाई का पता लगाना अपने कर्तव्य माना, भले ही कुछ लोग इससे नाराज हो जाएं। मतलब बंकिमगम जो थे ना, उन्होंने क्या करा, वो उपन्यास लेखक के यात्री के एक प्रसिद्ध जीवनकार थे। वो तो थे ही साथ साथ, और उन्होंने प्रेस में जो समाचार पत्र करे, उन्हें डर नहीं था एक तो ब्रिटिश सरकार का कुछ भी, गवर्नरों का कोई डर नहीं था। जो गवर्नर जो अपने कर्तव्य जो भी वो कर रहे थे ना, उनको कर्तव्य को एक मतलब एक तो जो वो काम कर रहे थे उनके बारे में लोगों को बताना, दूसरा जो उनको ना कर्तव्य की याद दिलाते रहते थे, मतलब गवर्नर को बताता रहता था एक तरह से समाचार में। जैसे कि जो न्यूज़पेपर्स हम छापते हैं तो उसमें बताते हैं ना, गरीबी बढ़ गई, तो हम बता रहे हैं अपनी सरकार को कि कैसे हम लोगों का जो है वो मतलब उनको वो कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि लोगों की गरीबी दूर करो। तो वैसे ही काम ये भी कर रहे थे, कर्तव्य भी याद दिला रहे थे और साथ में और उनके जो कुकर्म है उनको भी उनके सामने ला रहे थे, जनता के सामने। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई पर बंकिमगम का एक विशेष प्रभाव था और अधिकतर विद्वान उन्हें भारतीय पत्रकारिता का विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। मतलब कि जो विद्वान है वो उनको ना प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में मतलब बहुत ही वो मानते हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस पर सहमत किया कि एक स्वतंत्र प्रेस सरकार की कमियों को उजागर करने और उसकी नीतिगत पहलों की आलोचना कर एक बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब भारत और इंग्लैंड के बीच में ना कई ऐसे मतलब व्यक्ति थे, उन्होंने उनको बताया कि जैसे ये जो आलोचना वो सब कर रहे हैं, इससे हम काफी हद तक एकजुट हो सकते हैं, उनको लोगों को एकजुट कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार कैसे हमको उत्पीड़न कर रही है, वो सब हम पता कर सकते हैं। राजा राममोहन राय भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय योगदानकर्ता में से एक थे। सबसे उल्लेखनीय योगदान है इनका। उनके माध्यम से प्रेस स्पष्ट से राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ गया। मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, वो राष्ट्रवाद की लड़ाई से जुड़ गई थी। इनके सारे जो इन्होंने काम किए थे उसकी वजह से। उन्होंने बांग्ला और संवाद, कौमुदी और फारसी मिलाद समाचार पत्र प्रकाशन के साथ भारतीय प्रेस की राष्ट्रवादी उत्साह की एक मजबूत भावना जगाई। मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ उनके नाम दिए गए हैं, जो पत्रों में समाचार उन्होंने दिए थे ना, उनके नाम बताए गए हैं। मिलाल मिरातुल समाचार पत्र और है कौमुदी और फारसी मिलातुल, ठीक है, ये सब है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों का लगातार विरोध करते हुए रॉय के पत्रों के साथ साथ एक रूढ़िवादी हिंदू प्रेस का भी विरोध हुआ। साथ में एक रूढ़िवादी हिंदू प्रेस का विरोध हुआ था। मतलब उन्होंने जो हिंदुओं में जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां ना, उनके बारे में बताने के चक्कर में रूढ़िवादी हिंदू, मतलब जो पुराने सोच के हिंदू, आपको पता भी कैसी हिंदू समाज में कैसी प्रथाएं थी, वो सब के बारे में। जेम्स बंकिमगम की तरह राजा राममोहन रॉय ने भी एक आधुनिक देश के विकास के लिए एक स्वतंत्र प्रेस होना आवश्यक है और उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया। मतलब कि राजा राममोहन राय भी बिल्कुल बंकिमगम की तरह ही थे, उन्होंने भी ये सब बताया था। और मतलब इन्होंने बताया था कि एक आधुनिक देश में एक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। 1823 के प्रेस विनियम अधिनियम लागू करने पर रॉय ने विरोध किया। अधिनियम के अंतर्गत वैध लाइसेंस के बिना जनता के लिए समाचार पत्र प्रकाशित करना और वितरित करना अवैध माना जाता था। मतलब प्रेस अधिनियम आया 1823 में, उसमें क्या बोला था, उन्होंने प्रेस के लिए लाइसेंस निकालना जरूरी बना दिया था। अगर बिना लाइसेंस के कोई भी पत्र प्रकाशित हुआ तो वो अवैध होगा और उसके जितने मशीनें और जो भी लोग हैं ना, उनको गिरफ्तार और जब्त कर लिया जाएगा। ये था इस अधिनियम के अंदर। यह निषेध केवल भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर था जिनके संपादक भारतीय थे। और ये जो अधिनियम था ना, ये सिर्फ भारतीयों पर लागू होता था और किसी भी लागू नहीं होता था।
इंग्लैंड समाचार को पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन भारत में समाचार पत्रों के लिए अनेक प्रतिबंध थे। रॉय ने इसके विरुद्ध कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, परंतु वे डरे नहीं। उन्होंने इंग्लैंड के राजा से इसके निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने ना इसके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका करी, पर कोर्ट ने क्या करा, खारिज कर दिया उसको। पर ये डरे नहीं थे। उन्होंने फिर इंग्लैंड के राजा को अपनी याचिका भेजी, क्योंकि एक तरह से ब्रिटिश सरकार भी एक पूरा मतलब सिस्टमैटिक वे में चल रही थी। वो कह रहे थे हम तो आपको एक मतलब हम भले ही बाहर से हैं, पर हम आप पे शासन नहीं कर रहे, क्योंकि आप इतने एबल नहीं हो शासन करने के लिए। वो यही हमें कहते थे। तो हम बिल्कुल एक अच्छे शासन की तरह हैं, हम आपको पीड़न नहीं कर रहे हैं, आपको दमन नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह से ऐसे थे। तो उन्होंने कोर्ट, विधायी नियम, पूरी संसद, इन्होंने सब कुछ बना रखा था। पर करते तो हम पे दमन ही थे जब भी। वो इंग्लैंड को बढ़ाने में लगे हुए थे। वो कर हमें बिल्कुल अंदर से खाली खोखला कर रहे थे, खा रहे थे एक तरह से। बट ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट ने जब उन्होंने याचिका करी कि भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, तो कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर ब्रिटेन के राजा को भेज दिया। वहां से भी सेम ही हुआ था। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उपनिवेश में ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय उपहार कहकर सराहा, तो रॉय ने उपनिवेश की मूल आबादी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली विवेकतापूर्ण नीतियों का खुलासा किया। मतलब ब्रिटिश जो शासन थे ना, जो ब्रिटिश शासन, तो उन्होंने कंपनी को बोला आप ईश्वरीय उपहार हो ब्रिटेन के लिए। उन्होंने ऐसा करके उनको बोल दिया। तो रॉय को बड़ा गुस्सा आया। उन्हें समझ गए थे ये कितने मतलब किस लेवल वाले जो सरकार जो है ना, ये कितनी विवेकपूर्ण नीतियों का खुलासा सबके सामने कर दिया, कितना विवेकपूर्ण ये हमारे साथ कार्य कर रहे हैं उसका। फिर आया 1857 का सिपाही विद्रोह और प्रेस अधिनियम। सबसे बड़ा विद्रोह है स्वतंत्र, ये सिपाही विद्रोह हुआ था। बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप में, क्योंकि उसके बाद चीजें काफी बदल गई थी। और जो ब्रिटिश सरकार है ना, वो भी एक तरह से हमसे डरने लगी थी। उन्हें भी समझ में आने लगा था कि ये लोग स्वतंत्र लेके ही रहेंगे। स्पष्ट रूप से हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रवाद के तेजी से उभरने में योगदान दिया। ठीक है। दिल्ली में मिर्जा बेदार बख्त द्वारा हिंदी और उर्दू में लिखित और मुद्रित दैनिक समाचार पत्र पयामे आजादी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पत्र था। मतलब एक पत्र था जिसको छापा था, किसने छापा था, इस मिर्जा बेदार ने छापा था उसको। उसका नाम था पयामे आजादी। उसने सिपाही विद्रोह में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। उन्होंने इसी के बारे में छापा हुआ कुछ। तो विलियम हार्वर्ड के अनुसार, तो विलियम हार्वर्ड ने उन्होंने बताया कि दिल्ली पर विजय पाने के बाद जब उन्होंने दिल्ली जीत ली ब्रिटिश शासन ने, तो उन्होंने पयामे आजादी के संपादक जो थे मिर्जा बेदार, उनके शरीर पे सुअर की चमड़ी लगाकर उनको फांसी दे दी। कितना दमनकारी कार्य किया उन्होंने। क्योंकि ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, ये सिपाहियों ने किया था, हिंदू सिपाहियों ने किया था मेनली। क्योंकि जो उन्होंने बोला था जो कारतूस है ना, उनके अंदर ना वो सुअर की चर्बी मिला रहे हैं, ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो इस चक्कर में सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको पता ही होगा ये। जब 1857 का विद्रोह होने वाला था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पाया कि कई एंग्लो इंडियन और भारतीय समाचार पत्रों का लहजा बहुत आक्रामक था। तो मतलब उन्हें पता चला कि जो विद्रोह हो रहे हैं ना, ये सब काम जो है ना प्रेस का ही है। जो सब कुछ किया है प्रेस ने किया, वही लोगों को भड़का रही है। उन्हें उन्हें ऐसा लगने ही लगा था। तो विद्रोह के समय जब एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों ने भारतीयों के विरुद्ध प्रतिशोध का आह्वान किया, तो भारतीय प्रेस ने भी अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। भारतीयों ने व्यापक रूप से परिचायित विद्रोह को भड़काने वाली पांडुलिपियां और मुद्रित कार्यों को पढ़ा। ठीक है। जब उन्हें पता चला ना, भारतीय प्रेस के अधिकारियों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया कि ऐसे ऐसे मतलब ये जो है कर रहे हैं काम, ब्रिटिश सरकार ऐसे प्रतिबंध लगा रही है जो लोगों पर, तो उन्होंने विद्रोह भड़काने वाली पांडुलिपियां और मुद्रित कार्य को और पढ़ा। मतलब सब समाचार पत्र और बढ़ने लगा साथ में। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने मुद्रित सामग्री के प्रचार प्रसार को एक नए कानून के अधीन कर दिया। उसको बोला गया गैंगिंग अधिनियम। मतलब एक नया कानून बना दिया फिर उन्होंने रोकने के लिए, क्योंकि इतने सारे विद्रोह जो हो रहे थे ना, ये बहुत उनके लिए वो मतलब सरकार भी डर गई थी कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं चल सकता है। फिर एक नया कानून आया। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रिंटिंग प्रेस को स्वामित्व रखने या संचालन करना वैध कर दिया। वही था ये, मतलब इसी के बाद जो मैंने पहले बताया था ना आदेश, वही वाला है कि जो लाइसेंस है ना उनके बिना तुम नहीं कर सकते, और उन्होंने लाइसेंस जिनके पास है उनसे भी वापस ले सकते हैं। ये भी एक नया ऐड किया था। सरकार ने विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन लाइसेंस प्रदान किए। यदि लाइसेंस धारित किसी भी तरह से उन शर्तों का उल्लंघन करे, तो सरकार के पास अपराध के
टाइपफेस और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त करने का अधिकार था। वो उनके मतलब जो वो सब है ना उनको जब्त भी कर सकते थे उपकरणों को। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद राजनीतिक लगभग सभी प्रकाशन में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक बन गई थी। जब विद्रोह हुआ था ना तो जो समाचार पत्रों में सिर्फ राजनीति छा गई थी। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि टेलीविजन रेडियो में मनोरंजन और ये सब चीजों का भी स्थान था, बट जब विद्रोह हुए और जब राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम पर थी ना तो सिर्फ राजनीति राजनीति जो है ना पूरे में ब्रिटिश सरकार राजनीति उनके कृत्य यही सब आ रहे थे। उन्होंने अपनी जगह पकड़ बना ली थी, चर्चित विषय बन गई थी समाचार पत्रों के उस समय। फिर है वर्नाकुलर प्रेस